सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फिजिक्स क्लास 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम योर बोर्ड के एग्जाम के व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, इसको हम लिखते हैं बी डॉट ए। ठीक है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कह रहा है इस मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। तो यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसका यूनिट होता है, इसे हम कहते हैं वेबर। क्या होता है यूनिट, इसका यूनिट होता है वेबर। इसको हम डिनोट करते हैं W और स्मॉल b से। यानी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ए स्क्वायर कॉइल ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है हमें 0.01 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 10 टू द पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है कि एक मेरे पास ऐसे सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस हो गया मेरे पास, इसका एरिया ए गिवन है। कह रहा है इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी इसमें जो इसका जो एरिया है, ये एरिया क्या है, फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से। यानी अगर आप प्रॉपर फिगर ड्रॉ करो तो कुछ इस टाइप से होगा कि ये मान लो अगर हमारा एरिया हो गया, ठीक, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, इस एरिया को क्रॉस कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा एरिया हो गया। तो पूछ रहा है बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कितना होगा। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर का जो एरिया होता है उसका वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर, एरिया का जो वेक्टर होता है उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो अगर ये हमारा सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है हमारा एरिया वेक्टर। तो यहाँ भी एरिया का वेक्टर किधर होगा, वेक्टर का साइन इधर होगा। अब देखो कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था, बी डॉट ए। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ, थीटा है 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा सिंपल बी ए। क्या करना है, बी की वैल्यू है 10 टू द पावर 3, एरिया है 0.01। यहाँ से जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो कितना आएगा, 10 वेबर। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था फ्लक्स यूनिट क्या आया था, वेबर। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फ्राइडे का लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजिट इटसेल्फ। ठीक है, यानी जिस लूप में अगर जो करंट इंड्यूस होगा वो खुद को अपोज करेगा। ठीक है, अपोज इटसेल्फ, ये खुद को अपोज करता है क्या। ठीक है, इसमें जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, इसमें अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो ये खुद को अपोज करता है। ये ऑप्शन नंबर 2 है, क्या लिख रहा है कि द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट। कह रहा है दो द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ई, वो कह रहा है प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, यानी डी फाई बाई एफ टी टी, इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। किस में रेट ऑफ चेंज निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स में, यानी फाई में। क्या ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन नंबर थर्ड है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज, यानी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज इटसेल्फ। ये ऑप्शन नंबर है 4, नन ऑफ दे एबव। तो हमें पता है कि फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था
कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में जितना चेंज आएगा टाइम के साथ उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इसी को फाइनली हमने क्या लिखा था, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस साइन अपोज क्या करता था कि इंड्यूस ईएमएफ उधर का डायरेक्शन किधर होगा जो इसको अपोज करे। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन उधर उस साइड होगा जिस मीडियम इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज करे। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन हमारा 2। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ इट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए coil having an area of 2 meter square is placed in a magnetic field which changes from 1 Weber per meter square to 4 Weber per meter square in 2 seconds. The EMF induced in the coil will be। फिर से क्या कर रहा है, देखो हमसे एक दिया गया है, कॉइल है जिसका एरिया गिवन है कितना, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है पहले कितना था, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, वो लिख रहा है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है और कितने टाइम ये चेंज किया, यानी टाइम कितना लगा उसे। ठीक है, जो टाइम लगा है वो लिख रहा है 2 सेकेंड, इसलिए तो डेल्टा टी ना, कितना टाइम, कितने टाइम में लगा, 2 सेकेंड में। तो हमसे पूछा है कि बताओ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल विल बी, क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपसे कुछ एक टाइम इंटरवल के लिए पूछा जाए तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, यानी अब देखो फाई क्या है, फाई होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बी इनटू ए। ठीक है, एरिया तो चेंज नहीं कर रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं बी टू ए फाइनल फ्लक्स होगा और इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, बी वन ए। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी। अब देखो माइनस एरिया बाहर लिख लो, हो जाएगा बी टू माइनस बी वन बाय डेल्टा टी। वैल्यू को पुट करते हैं तो हो जाएगा माइनस एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, बी टू की वैल्यू कितनी है, बी टू है हमारा 4 और बी वन है 1, और टाइम कितना लगे हमें 2 सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस 3 वोल्ट। ठीक है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। हमसे पूछा था बस इसका क्या, हमसे से पूछा गया इसका मैग्नीट्यूड, तो आप 3 वोल्ट करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में एग्जाम में माइनस 3 वोल्ट होता तो आप माइनस 3 वोल्ट करते। दैट मीन्स हमसे वहां पर विथ डायरेक्शन पूछा जा रहा है, यहाँ हमसे कोई ओनली 3 वोल्ट है तो आप सिर्फ 3 वोल्ट करेंगे। दैट मीन्स आपसे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है। आते क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा है एक करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। ठीक है, एक करंट है आई जो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताओ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप क्या होगा। तो देखो करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करेगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, ये करंट क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा ऊपर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना रहा होगा, जस्ट इसके ऊपर में, तो ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इस करंट के कारण वो बन रहा होगा डॉट, मतलब कि आउटवर्ड, यानी आउटसाइड द पेपर। ठीक है, इस पूरे लूप, पूरे एरिया में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पूरा। ठीक है, ये कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस बाय या क्या क्या फॉर्म बाय करंट आई, करंट आई। अब ये करंट बनाएगा यानी एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा होगा। अब क्या करना चाहता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो चीज बढ़ रहा है उसको अपोज करो। यानी अगर ये ईएमएफ क्या कर रहा है, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बन रही है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें अपोज कराना है। तो हमें पता है कि अगर बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो इसको रोकेगा कौन, कौन रिपेल करता है पॉजिटिव करंट को, इसको रोकना है तो हमें इसके ऑपोजिट फील्ड चाहिए होगा, या हमें क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यानी इस लूप में से करंट इस टाइप से फ्लो करेगा ताकि उसमें क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब है कि हमें क्या चाहिए, साउथ पोल चाहिए। ठीक है,
यानी ये जो हमारा लूप है वो कैसा बिहेव करे, एज ए साउथ पोल बिहेव करे, और साउथ पोल बिहेव करता है तो हम पता है करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, ये बना लिया हमने करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन कैसा आ गया, करंट का डायरेक्शन आ गया हमारा क्लॉकवाइज। ठीक है, स्टेप याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको विथ साइन बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, यानी हमें चाहिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से हमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हमें क्रॉस वाला, और क्रॉस का मतलब होता है करंट किस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्राइडे लॉ रिप्रेजेंट। ठीक है, फ्राइडे लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन बिटवीन आई एंड बी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन बताता है, या फिर रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऑप्शन 3 रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो फ्राइडे लॉ मैंने अभी कितनी बार क्वेश्चन आया है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल किससे होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ। हेलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंज बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन a time delta t, the total quantity of electric charge q that passes any point in the circuit during the time delta t is represented by। ये कह रहा है कि अगर कोई मान लो हमारे एक कॉइल है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है इसमें R। ठीक है, इसमें से जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है इसकी वैल्यू है डेल्टा फाई, और ये फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है, डेल्टा टी टाइम में आ रहा है। फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक करंट भी प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है R, और करंट प्रोड्यूस हुआ दैट मीन्स कि इस पर एक क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करना मतलब चार्ज का फ्लो होना। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है बताओ इस डेल्टा टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो हमें पता क्या है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बाई डी टी। हम बात करते हैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इस लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इक्वल टू होता है आई इंटू आर। ठीक, यानी सर्किट का रेजिस्टेंस आर है और करंट आई है, तो ईएमएफ को लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। अब यहां से आई को क्या लिख सकते हैं, करंट आई क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, तो पर यूनिट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है हमारा करंट, तो इसको लिख सकते हैं क्यू बाई डेल्टा टी इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। देखो यहाँ से डेल्टा टी का टाइम टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा जो क्यू की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, डेल्टा फाई अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से जो चार्ज के लिए कितनी आ गई, डेल्टा फाई अपॉन आर, दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखना ये जो चार्ज होता है ये हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, ये जो चार्ज की वैल्यू आती है क्या है, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये टाइम पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फ्रॉम फ्लोइंग। ऑप्शन ए है इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी कहता है कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, एंड ऑप्शन डी कहता है हमारा कि कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 और बी, यानी यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब दोनों एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो याद रख लो, इसके साथ ये भी पॉइंट याद रखते हैं कि जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है उसकी वैल्यू होती है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, और इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, दोनों याद रखना, पहला है कैपेसिटर के लिए, यानी कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, ठीक है, और दूसरा किसके लिए है, दूसरा है हमारा इंडक्टर के लिए।
क्वेश्चन नंबर 9 है द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रोपोर्शनल टू। तो एनर्जी डेंसिटी किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा b²/2μ0। ठीक है, तो अब देखो ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये कैसे डिपेंड करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड पे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन करंट इन ए कॉइल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन 1 मिलीसेकेंड द इंड्यूस ईएमएफ इज 5 वोल्ट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, हमसे इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल के बारे में पूछा गया। फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E = -L डेल्टा I बाई डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा I कितना होगा, डेल्टा I होगा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू है 1 एम्पियर, इनिशियल करंट कितना था 2 एम्पियर, वैल्यू सॉल्व करो, वैल्यू आ गई -1 एम्पियर। ईएमएफ के लिए कितनी गिवन हमें 5 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा -L डेल्टा आई की वैल्यू आ गई -1 और टाइम कितना है हमारा 1 मिलीसेकेंड। 1 मिलीसेकेंड को ले सकते हैं 10⁻³ माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से जो L की वैल्यू कितनी हो गई 5 × 10⁻³ हेनरी और इसको लिख सकते हैं 5 10⁻³ हो गया मिली हेनरी। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 11 है विच टाइप ऑफ लॉसेस डज नॉट अकर इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस है जो नहीं होता है, तो इसमें कौन सा लॉस होता है, नहीं होता है, वो हमारा मैकेनिकल लॉस। अब बताओ मैकेनिकल लॉस क्या होते हैं। मैकेनिकल लॉस होते हैं कि अगर कोई पार्ट्स मूविंग है तो उसके चलते क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, हीट होगा, तो क्या होगा हमारा मैकेनिकल लॉस होगा। ठीक है, मेनली मूविंग पार्ट के चलते हमारा मैकेनिकल लॉस होता है फ्रिक्शन के थ्रू। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, सारे पार्ट रेस्ट में रहते हैं, तो उसमें कौन सा लॉस नहीं हो सकता है, मैकेनिकल लॉस। ठीक है, यानी बाकी कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ये सारे लॉस होते हैं। क्वेश्चन 12 है द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफर इज मैक्सिमम बिकॉज। किसी भी ट्रांसफर की एफिशिएंसी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कहोगे तो 90 to 95% तक होती है। ठीक है, इतनी हाई एफिशिएंसी होती है, इससे ज्यादा होती है। तो ये क्यों होता है, क्या इट क्रिएट्स मैक्सिमम वोल्टेज, इट क्रिएट्स मिनिमम वोल्टेज, नन ऑफ द अबव, या ऑप्शन नंबर 1 नो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर इज मोशन। ठीक है, तभी मैंने ऑप्शन क्या बताया था कि ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिसके चलते ही क्या होता है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 2 × 10⁻² वेबर एंड करंट चेंजेस बाय 0.1 एम्पियर ईच। ठीक है, कह रहा है हमसे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि जो चेंज इन फ्लक्स है वो कितना है, फ्लक्स चेंज हो रहा है 2 × 10⁻² वेबर और इसके चलते जो करंट में, ठीक है, करंट में कितना चेंज आ रहा है डेल्टा आई, इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 एम्पियर। तो हमसे पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कैसे कि चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू m × डेल्टा आई। ठीक है, यानी यहाँ से डेल्टा m के लिए कितनी हो जाएगी डेल्टा 5 बाई डेल्टा आई। डेल्टा 5 कितना है 2 × 10⁻², करंट कितना है 0.01 एम्पियर, यानी इसको लिख सकते हैं 10⁻² एम्पियर। तो करंट हो गया 10⁻², कैंसल आउट, कितना आ गया 2 हेनरी, यानी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 14 है प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज 100 and 300 टर्न्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी हमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स यानी एमपी की वैल्यू कितनी गिवन है 100 और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वो कितनी गिवन है 300 टर्न्स। कह रहा है अगर इनपुट पावर, ठीक है, इनपुट पावर कितना है, पावर इनपुट कह रहा है कि अगर 60 वाट है तो बताओ आउटपुट पावर कितना होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, देखो ट्रांसफार्मर का काम होता है स्टेप अप क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इधर लिख लेते हैं वोल्टेज
और इधर लिखते हैं करंट। तो देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता क्या है, दोनों पॉइंट देखते हैं। स्टेप अप में क्या होता है कि वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है लेकिन करंट घटता है। स्टेप डाउन में क्या होता है, वोल्टेज घटता है लेकिन करंट बढ़ता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू आई। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ये चीज कांस्टेंट होता है, यानी पावर को हम ना ही बढ़ा सकते हैं ना ही हम घटा सकते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो पावर जितना इनपुट होता है, यानी पावर जितना इनपुट होगा उतना ही पावर आउटपुट होगा। तो आउटपुट पावर कितना होगा, पावर इनपुट के इक्वल, यानी 60 वाट। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ओनली 60 वाट। क्वेश्चन 15 है, द इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, ये किस प्रिंसिपल पर बेसिस होता है, तो ये होता है हमारा फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन 16 है, ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ohm is placed in a magnetic field. If magnetic flux phi linked with the coil varies with the time t as phi is equal to 50 t square plus 4, then the current at time t equal to 2 second is। देखो हमसे दिया क्या क्या है कि हमें गिवन एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 400 ओम गिवन है। हमसे दिया है फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स कितना है 50 टी स्क्वायर प्लस 4। तो हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू, बात करें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ना, विदाउट साइन, ये होता है डी फाई बाई डी टी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी फाई के लिए कितनी है 50 टी स्क्वायर प्लस 4। डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 50 इंटू 2t प्लस 0। ठीक है, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू गिवन हमें 2 सेकंड पे, तो t के 2 पुट करते हैं तो हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा हमारा 200 वोल्ट, यानी इंड्यूस ईएमएफ कितना है 200 वोल्ट है। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इक्वल टू होता है हमारा I इंटू आर, तो I इंटू आर इक्वल टू हो गया 200, तो I कितना हो जाएगा 200 बाई आर, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 200 बाई आर की वैल्यू है 400, गिवन है मेरे ओम, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 17 है, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 5 हेनरी। ठीक है, यानी एल की वैल्यू कितनी गिवन है 5 हेनरी। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस फ्रॉम 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 5 सेकेंड। तो कह रहा है जो करंट में चेंज आ रहा है डेल्टा आई में, वो कितना चेंज आ रहा है 1 से 2 एम्पियर हो गया, यानी पहले 2 था, अगर फाइनल 2 हो गया है, पहले कितना था 1, तो चेंज कितना आ गया 1 एम्पियर का करंट चेंज आ गया। और ये कितने टाइम में आया है डेल्टा टी, ये टाइम है हमारा 5 सेकंड में। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन इट। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिर्फ बात करते हैं फिर से सिर्फ मैग्नीट्यूड का, तो ये होता है एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू 5, डेल्टा आई की वैल्यू होगी 1 एम्पियर, डेल्टा टी है 5, कैंसल आउट कितना आ गया इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला वैल्यू 1 वोल्ट, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी ओनली 1 वोल्ट। क्वेश्चन 18 है, व्हेन ए करंट इन ए कॉइल changes from 5 ampere to 2 ampere in 0.1 second, the average voltage of 50 volt is produced, the self inductance। फिर से सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला, E इक्वल टू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब कह रहा है कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया 50, हमसे पूछा गया सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू, डेल्टा आई कितनी है, तो फाइनल हो गया है 2, पहले कितना था 5, कितने टाइम में हुआ है ये 0.1 सेकेंड में। तो यहां से लगते हैं 50 इंटू 0.1 इज इक्वल टू -3 इंटू एल, यानी यहां से कितना आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 5 इक्वल टू -3 एल, या एल की वैल्यू लिख सकते हो -5/3। ठीक है, माइनस नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है E इक्वल टू माइनस डेल्टा 5/dt। ठीक है, तो यहाँ विथ माइनस साइन लेके चलोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू
तो ये वैल्यू आ जाएगा +3 वोल्ट, ये आ जाएगा +5/3 और 5/3 के लिए कितनी होती है 1.67 हेनरी। ठीक है, जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। कह रहा है कि एक मेरे पास कॉइल है जिसमें कितने टर्न्स है n टर्न्स है और उस कॉइल का एरिया कितना है a है, यानी कुछ इस टाइप का मान लो मेरे पास कॉइल है। ठीक है, इस टाइप से कितने टर्न्स है, इस पे n टर्न्स है और एरिया कितना है a। कह रहा है विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है मान लो अगर ये कॉइल मेरा ऐसा होता, ठीक, कॉइल ऐसा होता तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, प्लेन के पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर होता है हमारा एरिया के परपेंडिकुलर, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो पूछा बताओ कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है n इंटू बी ए कॉस थीटा, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हैं n है, तो हो जाएगा n बी ए कॉस थीटा। अब देखो ये हो जाएगा n बी ए, थीटा कितना दोनों के बीच में, तो थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया बीच के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो फाई कितना आ गया, यानी फ्लक्स कितना होगा, प्लस हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो इंड्यूस होगा, ठीक है, इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। ठीक है, वो उसको हम किस हेल्प से, किस रूल के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये होता है हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो ये था हमारा आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिजिक्स क्लास 12 का लास्ट टॉपिक का इंपॉर्टेंट 20 MCQ। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि लास्ट टाइम पे आपको सारा अपडेट मिले। बाकी इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर।